खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपनी पत्नी के साथ डोईवाला गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा लंगर हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेक कर प्रदेश में अमन, चैन, सुख, शांति की अरदास करी और सभी प्रदेशवासियों को बैसाखी पर्व की बधाई दी। गुरुद्वारा सिंह सभा कमेटी से जुड़े पदाधिकारी ने महामहिम राज्यपाल को सरोफा व तलवार भेंट कर उनका आभार जताया। इस दौरान राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि हम सभी को गुरुवाणी के बताए हुए मार्ग पर चलकर देश व प्रदेश हित व मानव हित के लिए सदैव कार्य करते रहना चाहिए। आज अत्यंत सौभाग्य का दिवस है। आज खालसा सृजन दिवस है। आज बैसाखी है और मैं इस शुभ क्षण में पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को, हर गुरु नानक नाम लेवा और समस्त सिख परिवार को मैं आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता। आज जो सबसे बड़ी बात है कि जो गुरुओं ने अपने शब्दों से जो वाणी बनाई है और जो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर में उसको अंकित किया गया है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा मार्ग है। आज हम सब ने इकट्ठा होकर संकल्प लिया कि जो गुरुओं ने, जो गुरबाणी ने हमको सिखाया है, उस मार्ग पर कैसे चले। आज हमने ये भी याद किया कि किस प्रकार शुभ कर्मन ते कभू ना ठहरो, शुभ कर्मन से कभी अलग नहीं होना चाहिए। हर एक जो जीवन का कार्य है, कर्म है, सेवा है, कल्याण है, उसको किस प्रकार निश्चय कर अपनी जीत करो। और प्रथम गुरु जो पहले पातशाह गुरु नानक देव जी ने जो हमको सिखाया, एकम का मतलब क्या है, वो एकता, वो अखंडता, वो सबसे गहरा ज्ञान जो हमको दिया मूल मंत्र के द्वारा, उन 14 शब्दों के द्वारा, तो पता चलता है कि पूरा ब्रह्मांड का जो ज्ञान है उसके अंदर समाया है। आज का दिन, बैसाखी का दिन, हम सबको संकल्प लेने का है कि जो हमने सिख धर्म में खालसे का रूप धारण किया हुआ है, इसके अंदर में जो 1.25 लाख से एक लड़ाऊं का जो रूप है, जो उन्होंने साहस, शौर्य, पराक्रम और जो एक अलग ही जज्बा दिया है, आज के क्षण के अंदर में पूरी दुनिया को गुरुओं के जो मार्ग दिखाया है, जो हमको शिक्षा दी है, उसको साझा करना बहुत जरूरी है। रूप की दिता अपना स्वरूप दिता अपना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने महाराज अग्रसेन अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट की स्थापना 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 2027 में हमारे यहाँ कुंभ की प्रस्तावित है, उसकी तैयारी भी हमने प्रारंभ कर दी है और हर वर्ष दर वर्ष जिस प्रकार से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पर कांवड़ यात्रा बढ़ रही है, चार धाम यात्रा आने वालों की संख्या बढ़ रही है और जितनी हमारे यहाँ राज्य की जनसंख्या है, अगर उसकी तुलना करें तो उसके 7-8 गुना लोगों के लिए यहाँ प्रतिवर्ष हमको व्यवस्था करनी होगी। अगर पूरे हिसाब जोड़ेंगे तो 8 से 10 करोड़ लोग पूरे वर्ष भर राज्य के अंदर आते हैं। हमने नीति आयोग, भारत सरकार में भी इस बात को रखा है कि हमको जनसंख्या के मानक के आधार पर सुविधा मत दीजिए, जो भी आपको हमको अनुदान देना है आप इस आधार पर दीजिए कि हमको देश के आने वाले लोगों की भी चिंता करनी पड़ती है। उनके लिए सभी अभी हमको समस्त संसाधन यहाँ पर व्यवस्थित करने पड़ते हैं। हम अगर 50-60 वर्षों की आवश्यकताओं का आकलन कर एक मास्टर प्लान बनाकर हरिद्वार का संपूर्ण समग्र विकास को आने वाले समय में किस प्रकार की चुनौतियां होगी। पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। हम आने वाले वर्षों में जिस प्रकार से अभी 2027 में हमारे यहाँ पर कुंभ भी प्रस्तावित है, उसकी तैयारियां भी हमने प्रारंभ कर दी हैं और वर्ष दर वर्ष हर वर्ष जिस प्रकार से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पर कांवड़ यात्रा बढ़ रही है, चार धाम आने वालों की संख्या बढ़ रही है, पूरे प्रदेश के अंदर फुटफॉल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जितनी हमारी यहाँ की जनसंख्या है राज्य की, उसके अगर उसकी तुलना करें तो उसके 7-8 गुना ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ हमको प्रतिवर्ष व्यवस्था करनी पड़ती है।
अगर पूरा हिसाब जोड़ेंगे तो 8-10 करोड़ लोग जो है पूरे वर्ष भर राज्य के अंदर आते हैं। तो मैं नीति आयोग भारत सरकार में भी मैंने इस बात को रखा कि हमको आप जनसंख्या के मानकों के आधार पर सुविधाएं मत दीजिए, जो भी आपको हमको अनुदान देना है तो आप इस आधार पर दीजिए कि हमको देश के अन्य लोगों की भी चिंता करनी पड़ती है, उनके लिए भी हमको समस्त संसाधन यहाँ पर व्यवस्थित करने पड़ते हैं। हम आगामी 50-60 वर्षों की आवश्यकताओं का आकलन कर एक मास्टर प्लान बनाकर हरिद्वार का समग्र विकास हो, आने वाले समय में किस प्रकार की यहाँ चुनौतियाँ होंगी, कितना यहाँ फुटफॉल होगा, उसके अनुरूप योजनाओं को बना रहे हैं। इसके अंतर्गत हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर निर्माण की दिशा में भी हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हम जो भी काम करेंगे विकास के कामों को लेकर, अनेक बार जब भी कोई अच्छा काम होता है तो अनेक प्रकार के लोग जो है बीच में आ जाते हैं, आपको पता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम संवाद करेंगे। हमारे मदन कौशिक जी मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि भाई हम संवाद करेंगे, बात करेंगे, और जहां लोग सहमत होंगे, विकास तो लोगों के लिए होना है, लोगों के द्वारा होना है, उनके लिए ही होना है, तो हम उस आधार पर विकास को आगे। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ होगा, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई व बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। सरकार द्वारा कपाट खुलने को अवसर को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। कपाट उत्सव को भव्य व दिव्य बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने इस बार चारधाम के कपाट खुलने के समय हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की योजना बनाई है। इसके लिए सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने विभागीय व उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण को व्यवस्था बनाने के निर्देश दे दिए। चारधाम यात्रा 2025 की तैयारी अपने आखिरी चरणों में है। राज्य सरकार ने इस बार यात्रा को और अधिक सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रशासन, पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। चारधाम यात्रा इस बार 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष भी चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अब तक 16 लाख से अधिक श्रद्धालु अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। यात्रा को लेकर सभी विभाग सक्रिय हैं और समुचित व्यवस्थाएं भी की जा चुकी हैं। चारधाम की हमारी तैयारियां काफ़ी पूरी हो चुकी हैं और निश्चित रूप में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं 30 अप्रैल 2025 को खुलने वाले हैं, उसका शुभारंभ हो जाएगा। उसके बाद केदारनाथ धाम को 2 मई और बद्रीनाथ धाम को 4 मई और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थी उनके लिए खोले जाएंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो है चारधाम यात्रा के अंदर सब चीज़ों को देखते हुए पूरी तरीके से लगभग 12 करोड़ 75 लाख की धनराशि अब मुक्त की है, जिसमें ये सब राशि जो है ये जिलाधिकारी पौड़ी को बांटी जाएगी, रुद्रप्रयाग को बांटी जाएगी, उत्तरकाशी को बांटी जाएगी और ये सभी जो रास्ते में जो पड़ते हैं उनको बांटी जाएगी। इसके साथ साथ अभी तक यमुनोत्री में जो है लोगों का पंजीकरण हुआ है। 2,69,697 लोगों ने पंजीकरण किया है यमुनोत्री धाम के लिए। गंगोत्री धाम के लिए 2,89,774 लोगों ने पंजीकरण करवाया है। केदारनाथ धाम के अंदर 5,51,745, बद्रीनाथ धाम के अंदर 4,84,480 और हेमकुंड साहब में 23,494 लोगों ने जो है पंजीकरण कराया है। ये कुल मिलाकर के 16,19,190 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। सभी जो पर्यटक हैं और जो धार्मिक यात्रा कर रहे हैं उनसे हमारा आग्रह है कि अपना पंजीकरण कराएं और नियमों का पालन करें और निश्चित रूप में अपना हेल्थ की चेकिंग करवाते हुए, डॉक्टर से परामर्श लेते हुए। भाजपा ने देहरादून के गढ़ीकैन क्षेत्र में स्वच्छता एवं दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर को महान विचारक बताते हुए कहा कि उन्होंने समाज के हर वर्ग को समान अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने सामाजिक भेदभाव को खत्म कर समानता स्थापित करने के लिए संविधान का माध्यम चुना। उन्होंने कहा
कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और महिला सशक्तिकरण में उनका योगदान अविस्मरणीय है। मंत्री जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि बाबा साहेब को जो सम्मान आज मिला है वह मोदी सरकार के प्रयासों का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान के तहत काम किया है। कल भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है और भारतीय जनता पार्टी बड़े धूमधाम से इसे पूरे देश में मना रही है। आज पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी उनके स्टैचू मूर्तियाँ हैं उनकी सफाई व दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम पार्टी ने रखा है। कल उनको सजाने और माल्यार्पण अनुष्ठान का भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी में ये अंतर है, जिस बाबा साहब का नाम लेकर कांग्रेस ने 60 साल राज्य किया, उसने बाबा साहब के सम्मान की जनता की तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। आज राष्ट्रीय स्मारक जो आपके नाम पर बना है उसका लोकार्पण 2018 में मोदी जी ने किया। उनके पैतृक गांव को संवारने का काम मोदी जी ने किया। इंग्लैंड के अंदर जो उनके नाम पर संस्थान है उनको संवारने का काम मोदी जी ने किया। यही कारण है कि आज कांग्रेस परेशान है और कई प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास इस नारे को लेकर काम करती है। ये जानने की लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो है। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की गई है। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में सुबह से अवैध रूप से संचालित मदरसों पर प्रशासनिक कार्रवाई में अभी तक 3 मदरसे सील किए गए हैं, जिस पर जिलाधिकारी विवेक राय के अनुसार उनमें से कई के पास कोई मान्यता नहीं थी। इसके अलावा कुछ मदरसों के खिलाफ गंभीर शिकायतें भी दर्ज की गई थी, जैसे कि बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था न होना, शौचालय और स्वच्छता की कमी, सुरक्षा उपायों के तहत सीसीटीवी कैमरे न होना और भी बाकी सारी चीजें। कुछ मदरसों में तो मस्जिदों के भीतर ही संचालित हो रहे हैं और जो कि नियमों के प्रतिकूल पाया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था भी बनी रहे। छापेमारी नहीं है, ये जो है पहले से सर्च अभियान हुआ है, सर्वे हुआ है, जिसमें कोई भी अगर मदरसा शैक्षिक संस्थान जो कि बिना अनुमति के चल रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। पूरी टीम है, शासन के जो आदेश हैं उसके क्रम में जो भी बिना मान्यता के हैं उन पे कार्रवाई चल रही है। सर कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 4 और किदवई नगर, यहाँ पर जो है 3 अब तक हम लोग सील कर चुके हैं मदरसे, जिनका कि कोई जिनके पास अनुमति नहीं है, लीगल नहीं है, उनको सील किया। प्रशासन द्वारा मदरसों का सत्यापन की कार्रवाई की गई है, जिसमें 18 अवैध पाए गए हैं। आज पुलिस भी मौके पर मौजूद है। अब तक 3 मदरसों को सील किया जा चुका है और आगे भी हम इसको करेंगे। आज मैक्सिमम जितने हो जाएंगे ठीक है, अदरवाइज कल भी। देहरादून में जाम की बढ़ती समस्या को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह ने यातायात व्यवस्था को लेकर रिस्पना पुल और आशा रोड़ी समेत कई रूटों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लॉन्ग वीकेंड पर पर्यटकों और आमजन की सुविधा के लिए यातायात व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि एसएसपी ने यातायात के सुचारू संचालन के लिए रूट डाइवर्जन प्लान के तहत डाइवर्ट किए गए चौराहों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए वीकेंड्स पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने कटों को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही वीकेंड्स पर शहर में प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों को दिन के समय शहर के बाहरी मार्गों पर रोकने के दिशा निर्देश दिए। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र नेहरू राजकीय विद्यालय में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने प्रतिभाग किया और क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुना और व्यक्तिगत जो समस्या आई उनका समाधान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में जसपुर के पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर दीपक सिंह ने बताया कि जनसंवाद कार्यक्रम में जनता के साथ संवाद किया गया, जिसमें कुछ व्यक्तिगत समस्या
समस्याएं आई और कुछ सामूहिक शिकायतें आई हैं। उसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया, उनका समाधान किया जाएगा और जनता से अपेक्षा की गई कि जनता सहयोग करे। पुलिस और जनता मिलकर काम करेंगे तभी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। जनता के साथ आज जनसंवाद किया गया है, जिसमें कई तरह की समस्याएं आई हैं। कुछ व्यक्तिगत भी थी, कुछ सामूहिक समस्याएं भी। जो भी समस्याएं आई हैं उधम सिंह नगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा जनता को कोई जादू की छड़ी नहीं आएगी कि बस पुलिस पहुंची एक बार में इसको खत्म कर दिया। नहीं, हम देखते हैं उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जिन पर 15-15 एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हैं। और ये यहीं का नहीं, ये उत्तराखंड के अधिकतर जगहों की ये समस्या हो गई। जहाँ तक क्षेत्रीय समस्याओं की बात है, मैं ज्यादा विस्तार से तो नहीं कहूँगा। मंगलौर के जामिया अरबिया मदरसे में उत्तराखंड हज कमेटी की तरफ से 2025 में हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि हज के लिए जाने वाले हज यात्री किसी तरह से वहां पर अपने आप को मेंटेन करना है, क्योंकि सऊदी अरब में हिंदुस्तान के बनिस्बत टेम्परेचर अधिक रहता है और वहां पर किसी तरीके से हज करना है, ये भी ट्रेनिंग के दौरान बताया गया है। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।